नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी का बेहद ही खास कार्यक्रम चुनाव पर आधारित। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दो जगहों पर विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए, नतीजे भी सामने आ गए और हरियाणा में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। तीसरी बार सत्ता में वापसी और बीजेपी ने ये भी कमाल कर दिखाया है कि जाट लैंड में बड़ी कामयाबी हासिल की है और तो और जितना स्पष्ट बहुमत जनता ने हरियाणा में बीजेपी को दिया है, ये भी बहुत सारे विश्लेषकों को हैरान कर रहा है। जम्मू कश्मीर भी जो है यहाँ पर कहा जा सकता है कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनने जा रहे, इस बात का ऐलान नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला ने कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने खाता खोल लिया है जम्मू कश्मीर। बहुत सारी बातें इन दोनों विधानसभा चुनाव की ऐसी हैं जो इन नतीजों को बहुत ही दिलचस्प बना रही हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम, कौन बनेगा सीएम। तो आप देख रहे हैं जस्ट टीवी पर कौन बनेगा सीएम। हरियाणा में नायब सैनी दोबारा से सीएम बनेंगे तो उमर अब्दुल्ला थामेंगे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कुर्सी। हमारे साथ जो विशेषज्ञ और एनालिस्ट जुड़ चुके हैं, ये दर्शकों का उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, मुकुल त्रिपाठी लखनऊ से। हमारे साथ आत्मजीत सिंह जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट दिल्ली से। प्रोफेसर मोहम्मद खालिद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट चंडीगढ़ से। और यश श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कौन बनेगा सीएम। आत्मजीत सर, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी। जिस तरह के नतीजे की अपेक्षा की जा रही थी, हवा हरियाणा में, शुरुआत में हरियाणा से ही करना चाहूंगी क्योंकि हरियाणा के ही नतीजे हैं जिस पर काफ़ी लोगों को हैरत हो रही है। और अमित मालवीय का एक स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है, वो कह रहे थे कि पॉलिटिकल पंडित जितनी भविष्यवाणी कर रहे थे बार बार गलत साबित हो रहे हैं। जी धन्यवाद नेहा जी और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। ये इलेक्शन में रिजल्ट क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता जी, पर ये रिजल्ट ऐसा होगा ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। तो दोनों चीजें हुई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें प्रशासन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारत की सरकार ने मिलकर खेला किया। कई सीटों पर आप देखेंगे विक्ट्री मार्जिन 500 वोटों से भी कम है जी। विजेंद्र सिंह की सीट पे विजेंद्र सिंह जिस तरीके से हारे, भव बिश्नोई जीते, अनिल विज जीते, सुमिता सिंह हारी, वीरेंद्र राठौर हारे, प्रदीप नरवाल हारे, धर्म सिंह चोकर हारे, वर्धन यादव हारे, राव नरेंद्र हारे, दुष्यंत चौटाला हारे, दिग्विजय चौटाला हारे, अभय सिंह चौटाला का ऐलानाबाद तो कल रात को ही क्लियर हो गया था कि वो इलेक्शन हार रहे हैं। रणजीत सिंह चौटाला हारे, करण दलाल हारे, राकेश कंबोज हारे, अनिरुद्ध चौधरी जीते हुए इलेक्शन हार गए, गोपाल कांडा भी हार गए, वो कुछ कांग्रेस के जीते। तो ये कुछ इस पे 2-3 पॉइंटर्स अगर मैं रखना चाहूं या 2-3 पॉइंट्स अगर देना चाहूं कि क्यों ये रिजल्ट ऐसा आया, इसमें कांग्रेस को अपने अंदरूनी लीडरशिप की तरफ भी देखना पड़ेगा। क्योंकि जाट नॉन जाट की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी 2014 से कर रही। 2014 में और 2019 में उन्होंने कहा 35 बिरादरियां एक तरफ, जाट एक तरफ। और 2024 में जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 70 कैंडिडेट अपने खड़े किए और 20 कैंडिडेट पर ही बाकी लोगों को सीटें मिली, और यहाँ की कुमारी शैलजा 35 टिकटें मांग रही थी और उनको नहीं मिली, तो उसके बाद वो नाराज होकर बैठ गई। अच्छा चलिए, नाराज होकर आप बैठ गए, मीटिंग आप अटेंड कर रहे हो या अंदर आपके खाते क्या चल रहा है ये पब्लिक में नहीं आना चाहिए। पब्लिक में वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही थी, एएनआई को भी इंटरव्यू दे रही थी, स्मिता प्रकाश को भी उन्होंने इंटरव्यू दिया, उससे पहले उन्होंने हमारे सोशल मीडिया के कुछ चैनलों पर इंटरव्यू दिया। तो ये जाहिर हो गया, उन्होंने कहा मुझे बुलाया नहीं जाएगा, मुझे पता है ये लोग मीटिंगों में मुझे नहीं बुलाएंगे। हालांकि राहुल गांधी ने उनका पैचअप कराने की कोशिश की, हाथ से हाथ मिलवाया, पर दिल कहीं मिल नहीं पाए। और उन्होंने ये भी कहा कि दलित समाज के लोग ये देखते हैं कि उनके लीडर्स के साथ क्या हो रहा है, बजाय वो पार्टी के लिए कैंपेन करें, बजाय इसके कि वो सल्क करें, उनको चाहिए था कि पार्टी के साथ खड़ी मिलें और पार्टी का डिसिप्लिन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब मिला। मुझे ऐसा लगता है कि इस डिसिप्लिन की वजह से एक जाट नॉन जाट का नरेशन आपने चांदी की थाली में बीजेपी को परोस दिया। दूसरी बात, विनेश फोगाट और किसान का जो मामला है उसको भी जाट नॉन जाट बनाया गया कि विनेश फोगाट जाट हैं, किसान जाट हैं, और जो बैठे हैं शंभू खनौरी पे वो किसान नहीं हैं, वो कोई और लोग हैं। और ये नरेशन जो विनेश फोगाट वाला और किसान वाला है ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने किसानों को वहां बिठाया है, या विनेश फोगाट का भी जो भी आंदोलन चला पहलवानों का उसमें भी कांग्रेस की प्रमुख भूमिका रही। उसमें
आपने देखा किस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा का भी नाम आया, प्रियंका जी भी गई थी वहां पर जी। तो कहीं ना कहीं समुदायों में आपस में बजाय उनको जाति में बांट दिया गया कि जो शोषित है वो जो है वो कांग्रेस उनको प्रोटेक्ट कर रही है, और हालांकि वो उस कम्युनिटी को, उस जमात को रिप्रेजेंट भी नहीं करता है जी। तो लेकिन जात को जमात से अलग करना। जी आत्मजीत जी, हुड्डा तो कहते हैं कि 36 बिरादरियों का समर्थन मिल रहा है, तो ये 36 हाँ। बिरादरियां तो साफ लग रहा है कि वो जाट में भी, जाट वोट बैंक में भी, जाट लैंड में ही सेंध मार गई बीजेपी। अब आप बताइए, अंबाला और सिरसा से कुमारी शैलजा मेंबर पार्लियामेंट रही, अंबाला कैंट में चित्रा सर्वर कैसे खड़ी हो गई इंडिपेंडेंट, उनको सपोर्ट करने वाला कौन है? और ऐसा ही कुछ मामला बाकी की 15 सीटों पर भी हुआ, कैंडिडेट खड़े करवाए गए और बिल्कुल दूसरे किसी की चलने नहीं दी गई। एक तरीके से ये इसको हाईजैक कर लिया गया, जो मैंने अपने एंड पर देखा जी। और ओबीसी प्रतिनिधित्व को जिस तरीके से दिखाया गया, आप देखिए, हमको उम्मीद थी अहिरवाल बेल्ट में भी इस दफा कांग्रेस बेटर करेगी, पर कांग्रेस के पास अहिरवाल बेल्ट में भी 7-8 सीटों से ज्यादा सीटें नहीं है। अहिरवाल की 21 सीटों में, जबकि अटेली में राव अपना इंद्रजीत की बेटी जो है वो चुनाव निकाल नहीं पाई। तो जब अहिरवाल बेल्ट में भी जरूरत थी तो उस समय पर ये ओबीसी नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का कहां था? उस 21 सीटों पर क्यों नहीं दिखाई दिया? यश से पूछ लेते हैं। आत्मजीत जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रतिनिधि भी जुड़े हुए हैं। यश, तमाम खामियां कांग्रेस में थी, फिर कांग्रेस को कैसे लग रहा था कि हवा बनी हुई है प्रदेश में, इस बार हुड्डा के नेतृत्व में सरकार गठन पक्का? देखिए, निश्चित रूप से अब जो आंकड़े सामने आए हैं उनमें अपने आप में कुछ तथ्य जरूर, चाहे उसमें जो बातें हम सब तरफ से सुन रहे हैं, चुनाव आयोग या प्रशासन, जो कुछ भी है, कुछ पार्टी सोचने की जरूरत है, सब कुछ है, पर ये नहीं हो सकता हरियाणा में जो कुछ हुआ पिछले समय, महिलाओं के साथ इतना अन्याय हुआ, बहुत कुछ हुआ, युवा मजबूर हो गए विदेश अवैध रास्ते से भाग करने के लिए, और भी बहुत सारी बातें हैं, ड्रग्स हैं, अपराध है, तो ये नहीं माना जाता कि बीजेपी को यूं ही बहुमत मिल जाएगा। और अगर कांग्रेस पीछे भी है तो पिछले चुनाव से बेहतर तो निश्चित रूप से हमने किया है। जरूर हम कुछ, हमारा नेतृत्व इस बारे में विचार विमर्श करना शुरू कर चुका है, जो हम देख भी रहे हैं, और ये भी देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग या प्रशासन या दोनों कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोताही जरूर है। जो अभी आदमपुर से चंद्रपाल जी के बारे में खबर आई है कि उनको जीतने के बाद विनिंग सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, उसमें भी ढील हो रही है, बहुत देर तक परिणामों को लटका के भी रखा गया, वही 2-2 घंटे तक पुराने परिणाम दिखाए गए, तो बहुत कुछ है। नहीं, पर वो नतीजों पर कितना फर्क डाल पा रहे हैं? बात तो ये है कि जो नंबर्स हैं, वो नंबर्स क्या डिस्टर्ब हो जा रहा है उससे? अगर ये प्रेशर जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि प्रेशर डाला गया स्थानीय प्रशासन पर, तो क्या ये प्रेशर कांग्रेस के लिए हानिकारक? नंबर्स तो वही है ना यश जी? देखिए, वो एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक टेक्निकलिटी है, माहौल बना के कुछ इस तरीके से कर दिया जाता है कि यदि पार्टी के कार्यकर्ता और जो समर्थक हैं जिन्होंने वोट दिया है छोड़ देते हैं, तो उसके बाद जो उस थोड़े से समय के गैप में कोई करने वाला होता है वो कुछ कर सकता है। लेकिन फिलहाल हम उस बारे में जो हमारा स्टैंड है मालूम है। जो मैं कह रहा था कि विनिंग सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है जीतने के बावजूद हमारे चंद्र प्रकाश जी को, वो भी गौर करने लायक बात है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ सबको कि हरियाणा के चुनाव को देखते देखते हम कश्मीर का चुनाव ना भूल जाएं। इसी बीजेपी ने 10 साल तक कश्मीर को बंद करके रखा एक तरीके से। भारत के लोग नहीं जा पाते थे, लेकिन यूरोप से 2-2 बार उन्होंने टूर करवाया, ये दिखाने के लिए देखिए हमारे राज्य में बड़ा अच्छा हो रहा, चुनाव नहीं होंगे, और उसका नतीजा कश्मीर की जनता ने इनको दिखा दिया। लेकिन ये जम्मू कश्मीर में जो जीत मिली है, कांग्रेस के सर पर इसका सेहरा कितना बांधा जाना चाहिए? इस सवाल का जवाब मैं मुकुल जी से समझने की कोशिश करूंगी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगहों पर विधानसभा चुनाव
नतीजे सामने आ गए हैं। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते नजर आ रहे हैं। आइए अपनी बातचीत आगे बढ़ाते हैं। मुकुल त्रिपाठी के पास दर्शकों को लेकर जाना चाहेंगे। अब कांग्रेस की ये जो बातें हैं चुनाव नतीजे सामने आने के बाद हरियाणा को लेकर जो बात कह रहे हैं यश, और जो जम्मू कश्मीर को लेकर कह रहे हैं, मुकुल जी कितना इत्तेफाक रखेंगे आप कांग्रेस की इस बात से, ओपिनियन से, कि सिर्फ हरियाणा ही हाईलाइट हो रहा है, जम्मू कश्मीर में जो जीत मिली है उस पर फोकस जो है किसी का भी नहीं आ पा रहा है? सभी दर्शकों और सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। नेहा जी, बिल्कुल वो एक नैरेटिव जो गढ़ा जाता है, क्योंकि सारे जो पहले से सारे चैनल्स और जो एक दिखाया जा रहा था आंकड़ा, उसमें जो बीजेपी को जीत मिली है, अब जाहिर बात है कि मीडिया उसको, बट ऑब्वियस है कि अभी देखिए मोदी जी भी कार्यक्रम वो दोपहर में ही आ गया था कि वो संबोधित करेंगे पार्टी दफ्तर जाके। जी। तो जो चीज होती है, जो दिखता है वो बिकता है, वो शुरू से रहा है और उसी को ही ये लोग आगे भी बढ़ा रहे हैं, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो, चूंकि दिल्ली से सटा हुआ राज्य है और कहा जा रहा था कि अगर हरियाणा हारते हैं तो हरियाणा से लेकर दिल्ली, पंजाब, ये पूरी जितनी भी बेल्ट है ये पूरी बीजेपी के हाथ से निकल जाएगी जी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मेरा एक आकलन था, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा दर्शकों से। देखिए, मैंने आपसे पहले भी एक बहस में कहा था कि इंडिपेंडेंट बहुत की रोल करेंगे और आम आदमी पार्टी भले ही एक सीट जीती हो, अभी मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है, जम्मू कश्मीर में जीती है डोडा जी। हाँ, यहाँ हरियाणा में नहीं जीती है एक, राइट। तो हरियाणा में न जीतने का और 1.79% ले गई वोट बीजेपी का वोट। और अगर देखा जाए तो अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जोड़ा जाए दोनों, तो 0.02 या 3% आसपास रहता है। और मजे की बात यह कि आप ये देखिए कि इंडिपेंडेंस कितने की फैक्टर रहे जी। बीजेपी ने भिवानी सीट जीती है, इनको टोटल जो वोट मिले थे ये 32,714 से जीते हैं जी। सीपीएम सेकंड नंबर, ये सीपीएम को दी थी कांग्रेस से सीट, और आम आदमी पार्टी 17,500 वोट ले गई वहां से, और एक इंडिपेंडेंट था वो 15,000 ले गया जी। और 18 कैंडिडेट थे, देखिए जी, वहां पे 18 कैंडिडेट, 18, 20, 21 ऐसे कैंडिडेट्स वहां पे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग, मतलब 8 to 21, 22 तक कैंडिडेट उतरे हैं जी। तो ऐसे में सवाल सिर्फ यही उठता है, ये तो बीजेपी की माइक्रो मैनेजमेंट की बात कथित रूप से कही जा रही है। कांग्रेस क्या इन सब चीजों को हैंडल कर पाने में असफल हो गई? हुड्डा जी इतने आश्वस्त सिर्फ लहर पर ही टिके रहे, उनका भरोसा था कि कांग्रेस की लहर है यही नैया पार कर देगी। उस माइक्रो मैनेजमेंट का मुकुल जी क्या, जिसके दावे 36 बिरादरियों के समर्थन के हुड्डा ठोक रहे थे? बिल्कुल मैनेजमेंट कम था, और मैनेजमेंट ये नहीं सोच पाया कि अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का क्या हम लोग इलाज करेंगे जी। उनका कोई ना कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। हुड्डा को भी सोचना चाहिए था कि आम आदमी पार्टी अगर 1.79, देखिए हम लोग पहले भी कह रहे थे कि जमानतें जब्त होंगी, 1,500, 2,000, 500, 400, 200 वोट मिले हैं। अगर आप आंकड़ा उठाइए चुनाव आयोग का जो साइट पे आ रहा है जी, तो कुल मिलाकर ये भी एक बड़ा आम आदमी पार्टी के लिए भी गलत हुआ हरियाणा में, और कांग्रेस को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। और कई सीटें, दादरी की सीट बताइए, बीजेपी जीती है 1957, मतलब 15,957 से जी। और जो उनकी सेकंड थी वो मनीषा सांगवान थी, 63,000 वोट पाई है, और मात्र 1957 से, जबकि आम आदमी पार्टी 1,300 कुछ वोट ले गए, 1339, और इंडिपेंडेंट 11,000 वोट ले गए। तो ये चीजें अभी एक नहीं, ऐसी कम से कम बहुत सारी इंटरेस्टिंग जो है फिगर्स और फैक्ट्स जो है हरियाणा के नतीजे लेकर आए हैं। मैं प्रोफेसर मोहम्मद खालिद के पास भी जाना चाहूंगी। आप तो सर इस पूरे क्षेत्र को जितने बेहतरीन तरीके से समझते हैं, हरियाणा का चुनाव जो नतीजे सामने आए हैं, क्या बात रही जो कि बीजेपी ने बाजी ऐसी पलटी कि इतिहास ही रच दिया? देखिए नेहा जी, बात यह है कि अब इलेक्शन हो चुका, रिजल्ट हमारे सामने आ गया, उसके मुताबिक हम एनालिसिस कर रहे हैं। और आज से पहले तकरीबन हर व्यक्ति यही कह रहा था कल तक के जी बीजेपी के खिलाफ है हवा और कांग्रेस जीत रही जी। जितने आपके एग्जिट पोल थे वो भी यही कह रहे थे, जितने पॉलिटिकल पंडित थे वो भी यही कह रहे थे, हम सब चैनल्स पे बैठ करके यही बात कर रहे थे। आज हम एनालिसिस अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट कर रहे हैं। राइट जी।
दो तीन चीजें जो हैं वो बड़ी फ्लैग आउट होने वाली हैं। एक जो हमसे पहले भी कहा कि जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का इकट्ठा होना बहुत जरूरी था। उसके लिए अगर कुछ सीटें सहयोगियों को देनी पड़ती तो दी जानी चाहिए थी, क्योंकि इलेक्शन की लड़ाई परसेप्शन की लड़ाई भी होती। खाली सर राहुल सही थे, हुड्डा गलत? एक परसेप्शन, देखो हुड्डा इस मामले में बिल्कुल गलत थे कि उन्होंने कहा कि जी नहीं हम अपने आप में, देखो कांग्रेस का अपने आप में कोई उन्होंने कारनामा नहीं किया था, ये तो एंटी इनकम्बेंसी थी जिसको कांग्रेस बुला सकती थी जी। ये नहीं था कि कांग्रेस ने कोई बहुत कमाल कर दिया है इसलिए लोग उनको वोट देंगे, बल्कि क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी उसके अगेंस्ट लोग खड़े हुए थे और उसको बना नहीं पाई कांग्रेस। कैसे नहीं बना पाई? एक तो वही बात के इकट्ठे नहीं हो पाए। समाजवादी पार्टी को एक टिकट दे देते तो क्या फर्क पड़ता था? अगर आम आदमी पार्टी के साथ, आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस के साथ ऐसी वो हुई है कि देखो गुजरात में क्या हुआ, आम आदमी पार्टी इंडिपेंडेंटली लड़ी, कांग्रेस की सीटें कहीं से कहीं चली जी नीचे। इसी तरह से यहाँ पर हुआ है। अगर आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ते, 3, 4, 5 सीटें जो थी वो 10 मांग रहे थे, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइजिंग फॉर्मूला निकल सकता था, लेकिन आपने कहा कि नहीं हम अपने आप ले लेंगे, नंबर 1 जी। दूसरी बात यह है कि जब लड़ाई शुरू हो चुकी है उसके बीच में एक सीनियर लीडर का नाराज होना और वो पब्लिकली नाराज होना, जैसे कहा गया है अभी, और उसका एक खट्टर साहब को कहने का मौका देना कि आप हमारे पास आ जाओ तो हम आपको वेलकम करेंगे। तो ये एक समाज को एक मैसेज जा रहा है कि देखो ये खाली सर क्या शैलजा जी दलित फेस थी कांग्रेस की और उन्होंने इसीलिए एक तरीके से ऐसा संकेत दे दिया दलितों के बीच कि दलित जो है बेशक आरक्षण की बात हो या संविधान बचाने की बात हो, जिसका फायदा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को तो मिला लेकिन विधानसभा में नहीं मिल सका। विधानसभा में इसलिए नहीं मिल सका कि एक इंडिकेशन, देखो पहले तनवर छोड़ के गए, 11th आवर पे बिल्कुल आखिर में लास्ट मोमेंट पे आकर के मिल भी गए कांग्रेस से, उसका कोई फायदा नहीं होता, उसका कोई वो नहीं मिला। दूसरी ये है कि ये जो है अपने शैलजा ने जिस तरह से कैंपेन से गायब रही, उसके बाद फिर कभी सोनिया गांधी को मिल रही है, कभी किसी को मिल रही है, वो सारा जो है खेल दुनिया देख रही थी। तीसरी चीज जो है वो बीजेपी जो जाट वर्सेस नॉन जाट करने में बहुत हद तक कामयाब हुई है। और मैं आपको बताऊं अब ये हो गया है कि सेंटर में है दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, यानी कि केंद्र में इर्द गिर्द जितने भी स्टेट्स हैं सब स्टेट्स में बीजेपी की सरकार है और वो इसी बेस के ऊपर पूरे राष्ट्र के ऊपर राज कर रहे हैं। ठीक है, एक सवाल मैं आत्मजीत से लेना चाहूंगी। आत्मजीत सर, अगर आप सुन पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के जो चुनाव रहे, यहाँ तो कहा जा रहा है कि पीएम मोदी की नीतियां सफल रही हरियाणा में, जम्मू कश्मीर पर बीजेपी बात नहीं करना चाह रही है, जबकि बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष है वहां पर हार गया, लेकिन किश्तवाड़ में बीजेपी की कैंडिडेट जीत गई है। जम्मू कश्मीर के चुनाव बीजेपी, कांग्रेस और एनसी की, बिल्कुल संक्षेप में आपसे मैं चाहूंगी इसकी स्थिति क्या है? जम्मू कश्मीर का चुनाव भी क्लियरली बहुत ही क्लोजली फॉट इलेक्शन था। कांग्रेस जहां जम्मू में 27 सीटों पर बीजेपी को टक्कर दे सकती थी, वहां इनके लोग ब्लू रेडिसन होटल में कावा पी रहे थे और तरामी खा रहे थे। जम्मू में इन्होंने टक्कर दी नहीं भारतीय जनता पार्टी को, और जो 5 सीटें आई हैं उसमें 4 सीटें तो एनसी ने इनको गिफ्ट की हुई हैं। 1 सीट मात्र कांग्रेस जीती है वहां पर। और सारा जो इसका श्रेय है वो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को जाता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जी। और जिन सीटों पर क्लोजली फाइट हुई है उसमें भी एनसी के कार्यकर्ता वहां लड़ते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं कांग्रेस नादारत थी जम्मू में, नहीं तो बड़े पूर्ण बहुमत, क्या मतलब मैक्सिमम मेजॉरिटी सीट से कांग्रेस और एनसी वहां आती जी। अब वहां रिप्रेजेंटेशन किस तरीके का होगा, सरकार किस तरीके की बनेगी, देखा जाएगा। पर मेरे हिसाब से कांग्रेस वहां भी वीक रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा काफी नहीं है कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए। संगठन को आत्मजीत सर, क्या संगठन के स्तर पर, संगठन के मोर्चे पर, हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर हो, कांग्रेस लगातार निराश कर रही है अपने समर्थकों को? बिल्कुल, कांग्रेस वीक है जी, संगठनात्मक तौर पे वीक है।
ओवरऑल की जरूरत है। जब तक इनका संगठन मजबूत नहीं होगा ये बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकते। भारतीय जनता पार्टी ये जानते हुए कि 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, भारतीय जनता पार्टी ये जानते हुए कि किसान, पहलवान, बेरोजगार, अग्निवीर का मुद्दा उनके खिलाफ जा रहा है, उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। और कांग्रेस कहीं ना कहीं एरोगेंस में हरियाणा हार गई और जम्मू कश्मीर में भी जम्मू में टक्कर नहीं दे पाई, ऐसा मेरा मानना है। जी, समझने का क्रम आगे बढ़ाएंगे कि जो नतीजे सामने आए हैं वो नतीजे क्या कहते हैं, आखिर हरियाणा का मतदाता इसने इस तरह का फैसला क्यों जो है सुनाया है, और जम्मू कश्मीर में ये जो फैसला है क्या बीजेपी की नीतियों को जो है नकार दिया है प्रदेश की जनता ने। स्टेटहुड का मसला था, अग्निवीर का मसला यहाँ भी था, बेरोजगारी का मसला यहाँ पर भी था, महंगाई का मसला यहाँ पर भी था, और सबसे बड़ी बात 370 का मसला जम्मू कश्मीर के मतदाताओं को काफी प्रभावित करता नजर आ रहा है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर दोनों जगहों पर नतीजे सामने आ चुके हैं और इस बार नतीजों ने लोगों को चौंकाया। तमाम जो समीकरण और रणनीतियां थी वो धराशायी हो गई। कांग्रेस के दावे एक बार फिर से असफल। मुकुल त्रिपाठी जुड़े हुए हैं, यश श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं कांग्रेस के प्रतिनिधि, और प्रोफेसर मोहम्मद खालिद पॉलिटिकल एनालिस्ट भी जुड़े हुए हैं। मुकुल सर, मैं जम्मू कश्मीर की ही बात को आगे बढ़ाऊंगी। पीडीपी का भविष्य आप क्या देख पा रहे हैं? जम्मू कश्मीर में पीडीपी का भविष्य, और यहाँ पर इल्तिजा मुफ्ती हार गई चुनाव। कहीं ना कहीं पीडीपी का जो एक परिवार है वो लगातार हार का सामना कर रहा है। देखिए, पीडीपी में जो अभी ये बहुत युवा हैं और इनके पास पूरा अभी भविष्य पड़ा हुआ है, तो पहला चुनाव हारना कोई मैं नहीं समझता कि बहुत वैसी चीज है कि उसे आप निगेटिव में लीजिए। अभी उसका पहला चुनाव था। दूसरा, पीडीपी को साथ लेके पहले ही तीनों दल एक साथ ही पहले एक अम्ब्रेला के नीचे आ चुके हैं। तो जाहिर बात है कि चाहे वो एनसी हो, चाहे इंडियन कांग्रेस हो, चाहे वो आपका पीडीपी हो, तीनों लोग मुझे लगता है कि उनको शामिल करके अगर बनाते हैं तो ये वही हाल होगा जैसे एनडीए ने कहा कि मुझे पूर्ण बहुमत है, उसके बावजूद भी 2019 में उन्होंने सबको साथ लिया। तो वो चीजें अब यही जम्मू कश्मीर में भी होगा कि ताकि आपस में कोई कंफ्लिक्ट ना पैदा हो। और सेंट्रल लेवल पे भी एक जो राहुल गांधी की अपनी एक वो है एलओपी का, उनके पास लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो उस पर मजबूत होंगे, जो भी चीज बोलेंगे उस पर करेंगे। तो जम्मू कश्मीर इज वेरी मतलब स्मूथली जाएगा। हाँ, अब राज्यपाल क्या करते हैं और केंद्र कैसे इसको चलने देती है, ये वही होगा कि हर तीसरे चौथे दिन कुछ ना कुछ वहां पे हम लोगों को खबरें मिलती रहेंगी। लेकिन आप पूरी संभावना जता रहे हैं कि पीडीपी सत्ता में आएगी। बिल्कुल, साथ में लेके चलेंगे। वो पहले भी बोल चुके हैं जी। सारे लीडर बोल चुके हैं कि हम साथ में रहेंगे, और उन्होंने भी पहले इशारा किया था कि अगर कहीं कमी रह जाती है तो बीजेपी को हटाने के लिए हम लोग पूरा सहयोग देने के लिए, मुफ्ती ने खुद बोला था। तो महबूबा मुफ्ती की बात पे मुझे लगता है कि कांग्रेस और एनसी दोनों सोचेंगे, क्योंकि अभी वो बार्गेनिंग की पोजीशन में भी नहीं है। ये नतीजे तो कहीं भी चाहे लोकसभा चुनाव के रहे या फिर अब विधानसभा चुनाव के रहे। यश आत्मजीत जी इस वक्त हमारे साथ नहीं है, उनके पास समय का अभाव था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी के संगठन पर जो कमेंट किया है, टिप्पणी की है। यश, क्या वजह है बार बार कांग्रेस के संगठन पर सवाल, बीजेपी के आगे आपका बार बार ऐसा निराशाजनक प्रदर्शन? कहीं ना कहीं संगठन पर जो सवाल उठ रहे हैं वो मजबूत सवाल हैं, वो प्रबल सवाल है। कांग्रेस का नेतृत्व क्यों नहीं ठीक कर पा रहा है अपने संगठन को प्रदेशों में? देखिए, सवालों का जो मुख्य कारण होता है वो नतीजे होता है जी। तो निश्चित, क्योंकि कांग्रेस को सीटें कम मिली हैं इसलिए हमसे सवाल किए जा रहे हैं और हम सवालों का स्वागत भी कर रहे हैं। मुद्दे आपकी थाली में थे, मुद्दे आपकी थाली में परोस कर जनता ने दिया था आपको। किसान आंदोलन की जमीन हरियाणा, महिला पहलवानों की जमीन हरियाणा, वहाँ पर बेरोजगारी में को लेकर कितना युवा निराश है, वहाँ पर दलितों में कितनी जो है निराशा थी। इसके बावजूद कांग्रेस का ये बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन। संगठन में बदलाव की कोई उम्मीद जताई जाए? संगठन में बदलाव होगा? मैं वही बताना चाहता हूं आपको। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले चुनाव से बेहतर है, और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे एक जो उम्मीदवार हैं उनको जीतने के बाद विनिंग सर्टिफिकेट भी नहीं मिला था उस समय तक। काफी देर बाद फिर जयराम रमेश जी ट्वीट करके ईसी को इस बारे में दिखाया है जी। और इस तरह की बातों को हम नजर, एक बहुत मूलभूत सी बात है कि जिस जनता पर बीजेपी ने इतना अत्याचार किया हो वो ये उठा के बहुमत दे दे। मैं पहले भी कह चुका हूँ,
वो संभव नहीं है। उसके बावजूद नतीजों के कारण हमें जो समीक्षा अपने अंदर करनी है वो हम निश्चित रूप से करते हैं और कर रहे हैं। पर हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि संगठन में बदलाव बहुत जरूरी है कांग्रेस के लिए, लेकिन कांग्रेस इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है कि संगठन में बदलाव होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो पिछली बार से बेहतर परिणाम आए, जैसा मैंने पहले भी कहा जी, कि और आप लोग भी जो के अलावा दूसरे नहीं, जैसे आत्मजीत जी कह के गए कि जम्मू में आप कॉफी पीते रह गए, बीजेपी ने वहां पर अपेक्षा से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर लिया। जल गया जी। नहीं, देखिए, वो उनका वो जो कहते हैं वो निश्चित कुछ देख के कह रहे हैं। मैं ये भी कहूंगा कि कार्यकर्ताओं ने काम तो किया है, और मैं फिर कह रहा हूं कि समीक्षा हमें निश्चित रूप से करनी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जिन कारणों से अचानक बीजेपी जीत जाती है उसको नजरअंदाज कर दें। असली मुद्दे जमीन से कहीं नहीं गए हैं, और अभी इनकी सरकार बनने के बाद, जैसा कि हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा है, हरियाणा में हम बहुत ज्यादा पीछे हैं। हम अभी भी जनता की आवाज उठाने में सक्षम रहेंगे, और कश्मीर में चलिए, हरियाणा को एक मजबूत विपक्ष मिल गया जी। हाँ, इनके जो मुद्दे हैं मूल रूप से, और जो इनका रवैया है जनता के प्रति चुनाव जीतने के बाद, वो गलत जी। तो उसके खिलाफ हम खड़े हैं, हमेशा मुद्दे उठाते रहेंगे, तो ये धीरे धीरे बदलाव निश्चित रूप से आ रहा है। ठीक है, खालिद सर, मैं आपसे समझ जी, यश, आप बात कुछ रखना चाहते हैं? आपकी बात कट गई। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से बदलाव आ रहे हैं, ठीक है, हम इसको देख तो आगे चल के और बदलाव। ठीक है, बदलाव की बात कह रहे हैं कि बदलाव होगा, लेकिन देखना होगा कि क्या हुडा बदलाव होने देंगे या फिर हुडा परिवार का ही वर्चस्व जो है हरियाणा कांग्रेस में नजर आएगा। शैलजा की नाराजगी कह लीजिए या फिर जो मनमुटाव है वो इतना प्रभावी दिख रहा है कि दलित वोटर्स का जो है काफी ज्यादा उसमें विभाजन देखने को मिला। प्रोफेसर खालिद, मैं अब समझना चाहती हूँ, हरियाणा में ये जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी के साथ हुआ है, अब इनकी भूमिका को आप कैसे देख पा रहे हैं? देखो, ऐसा है कि एक तो ये जो बार बार है कि कांग्रेस ने पहले से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है, वो बीजेपी ने भी पहले से अच्छा प्रदर्शन किया है, क्योंकि जो जेजेपी की सीटें थी वो इनको आ गई और जेजेपी जो है हाथ मलती रह गई। अब जेजेपी के लोगों ने इसलिए वो किया क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा था एंटी बीजेपी फ्लैग के ऊपर लड़ा था जी। और उसके बाद वो बीजेपी के साथ चले गए, 4.5 साल रहे, 6 महीने कुछ महीने पहले उसको छोड़ दिया। लोगों ने कहा कि आओ हम आपको बताते हैं कि हम क्या करेंगे, और दूसरे जो परिवार की आपस में लड़ाई है वो उनको बहुत ज्यादा उनकी जो पॉलिटिकल स्पेस है उसको श्रिंक कर रही है, कम कर रही है। और एक चीज और बड़ी क्लियर हो गई है, जहां तक जनता इसका हरियाणा के इलेक्शन का सवाल है, वहां पर टोटल बाइपोलर हो गया है। पहले होता था इंडियन इनेलो वर्सेस कांग्रेस, कभी वो, अब वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गया है। जो रीजनल प्लेयर हैं वो तकरीबन सब डेसिमेट हो गए हैं। ये स्ट्रेटेजिकली कौन खड़ा हुआ, इसके कितने % वोटें मिली, उसमें मैं अगेन कहूंगा कि अगर इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं वो इकट्ठे होकर के लड़ते तो रिजल्ट डेफिनेटली डिफरेंट होता, जो कि इसलिए नहीं हो पाया कि कहीं पर कोई एरोगेंस थी, कहीं पर कोई मिसकैलकुलेशन थी कांग्रेस की लीडरशिप में। और एक और चीज है खालिद सर, कांग्रेस की बात में जी, ठीक है, कंप्लीट जी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जो गांव के अंदर किसानों द्वारा जो एक हुआ ना कि बीजेपी के लोगों को घुसने नहीं देना, उसकी एक काउंटर पोलराइजेशन जो है वो भी हुई। वो काउंटर पोलराइजेशन शहरों में हुई, और बहुत से ऐसे लोग जो कहते थे कि अनडेमोक्रेटिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर एक को अपोज करने का हक है, सपोर्ट करने का हक है, लेकिन गांव में घुसने ही नहीं देना, वो सारा कुछ करना, उसका भी एक इम्पैक्ट शहरों के वोट में कम से कम पड़ा है। ये मेरा अपना मानना है। ठीक है, आप कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल, कुमारी शैलजा का अगर जिक्र आता है तो अनिल विज का भी जिक्र आना चाहिए।
अगर कांग्रेस को इसके लिए सवाल पूछे जाएं तो फिर बीजेपी को भी इसी बात के लिए पूछा जाना चाहिए। अनिल विज की नाराजगी बीजेपी के मतदाताओं को प्रभावित नहीं करती है, लेकिन शैलजा की नाराजगी कांग्रेस के मतदाताओं को प्रभावित करती है। बिल्कुल संक्षेप में जी। देखो ऐसा है कि अनिल विज ने पहले कह दिया कि मैं दावेदार हूं, लेकिन फैसला जो है वो करेगा हाई कमांड के सामने मैं अपना केस रखूं जी। लेकिन शैलजा ने बाकायदा इंटरव्यूज दी और बाकायदा वो सारा कुछ किया, जिसकी वजह से वो दोनों में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। हालांकि वो भी दावे करते थे सीएमशिप का, वो भी दावे करते जी। यश, मैं समझना चाहूंगी कि हरियाणा में कांग्रेस की हार का सेहरा किसको देंगे? राहुल गांधी की लीडरशिप को, या फिर इसका जो है सेहरा आप हुड्डा पर ही सजाने की कोशिश करेंगे? प्रदेश नेतृत्व पर ही इसका ठीकरा फोड़ने की कोशिश होगी। जब हम बीजेपी की बात करते हैं तो हम प्रधानमंत्री मोदी पर भी कहीं ना कहीं इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, तो फिर कांग्रेस पर क्यों नहीं? यश नहीं, मेरे हिसाब से हमारा शीर्ष नेतृत्व संपूर्ण रूप से पूरा कलेक्टिवली इस नतीजे की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। और बीजेपी की बात आपने खुद ही कर दी, अच्छा किया। जो हम एग्जिट पोल देख रहे थे, आपने भी देखा होगा मीडिया में, भारतीय मीडिया में नड्डा जी की फोटो लगा के एग्जिट पोल दिखाए जा रहे थे। जैसे ही उन्हें लगा कि अब जीत मिल रही है तो फिर नरेंद्र मोदी जी आ गए, यदि हार जाते तो फिर नड्डा जी आ जाते। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बीजेपी से बहुत दूर है। और बीजेपी वाले बिल्कुल, यदि आप ना लाग लपेट के कहें तो बीजेपी वाले एक खास कुछ कारणों से जीते हैं, वो हम सबको पता है। लेकिन जब तक वो पूरी तरह प्रमाणित नहीं हो जाते तब तक उस बारे में आधिकारिक रूप से चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन ये जरूर है कि हमारी तमाम जो समय खामियां दिख रही हैं देखने वाले को, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ये तो दिखा ही रही है कि जनता तक हमारा मैसेज पिछले कुछ समय की अपेक्षा आज ज्यादा क्लियर जा रहा है। अब अनिल विज जी का जो असंतोष है वो छोटा मोटा नहीं है। वो भी 2-3 बार हिंट कर चुके हैं कि मैं सीएम बनना चाहता हूँ। एन वक्त क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी की छवि खराब हो चुकी थी, किसान आंदोलन और दूसरी, उसको आखिरी समय में अचानक सीएम बदल दी और उस समय भी अनिल जी का नंबर नहीं लगा, अभी भी नहीं लगा। सवेरे मीडिया दिखा रहा था कि अनिल विज के समर्थक उनकी फोटो लेके जश्न मना रहे हैं। लेकिन खालिद सर ने कहा ना, यश खालिद सर ने कहा है कि अनिल विज बार बार हर मंच पर जाकर इंटरव्यू नहीं दे रहे थे, ना ही ये कह रहे थे कि हमारी हुड्डा जी से तो बात किए हुए भी अरसा हो गया। इस तरह का खुलकर जो है अनिल विज ने अपने ही पार्टी के भीतर जो है उसको पर वार करने की कोशिश नहीं की। तो मुकुल जी वो वही समीक्षा है जो मैंने आपको शुरू में ही कहा, वो नेतृत्व करेगा। लेकिन जनता के बीच में ये नहीं माना जा सकता कि जो मुद्दे थे वो इतनी आसानी से बीजेपी के, सिर्फ क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता भगते फिर रहे हैं कि भैया हमें वोट दे दो, तो लोग अपनी तकलीफें भूल के वोट दे देंगे। इसमें निश्चित रूप से बहुत सारी बातें हैं जी। और लेकिन कुछ जातियां हैं जो बीजेपी पर ही भरोसा करती हुई नजर आ रही। मुकुल सर, मोदी मैजिक हरियाणा में चल गया, जम्मू कश्मीर में नहीं चल पाया, लेकिन जम्मू रीजन में तो चल ही गया। तो अभी भी ये माने कि अगर हम कुल मिलाकर एक औसत निकाले तो मोदी ब्रांड जो है चमक रहा है। भैया जी माफी चाहूंगा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कभी भी समझ लीजिएगा। बिल्कुल आप बोल लीजिए, फिर मैं मुकुल जी के पास जाऊंगी। जी, ये कह रहा था कि सबसे पहले जो अब बात आपको दिखाई देगी वो होगी कि आने वाले हर भाषण या अपने वक्तव्य में बीजेपी वाले इसको धर्म के आधार पर पोलराइज जरूर करेंगे कि देखिए भैया कांग्रेस पार्टी को तो फलाना जाति या फलाना समुदाय ही वोट देता है। यदि आप जो उनका नैरेटिव है कि भैया हम ही एक हैं, बाकी तो कोई हमारे बारे में, बीजेपी वाले जो करेंगे वो तो उनका मतदाता फिर भी साथ में है ही यश जी, लेकिन कांग्रेस का मतदाता क्यों नहीं खुलकर सामने आ रहा है? ये भी बात है ना। थाली में सजा हुआ मुद्दे भी सजा कर मिले, लहर भी थी, लेकिन कुछ न कुछ जी मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले अब जो देखने को मिलेगा वो ये पोलराइजेशन की कोशिश होगी जी। हमें नए महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं, झारखंड में भी चुनाव होने वाले। बीजेपी तो ये कोशिशें और तेज करेगी, बल्कि यश ये कोशिशें तेज करेगी। कांग्रेस को इसका मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार करना है। मुकुल सर, मोदी ब्रांड और मैं यही कह रहा हूँ कि आने वाले चुनावों के लिए सारी जनता इस बात को जरूर याद रखे और हम भी अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर चुके हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और बीजेपी इन पर भी पूरा दाव खेलेगी। मुकुल सर, मोदी ब्रांड वाला सवाल रह जा रहा है, क्या कहेंगे?
देखिए, मोदी जी ने जितना वहां मेहनत की है वो सब जानते हैं, कितनी बार गए वो जी। और इन लोगों को जो ये बेसिकली, आप एक बात बताइए कि हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में रोड शो होता है, सड़क पे उतरते हैं, लेकिन उस तरह से मेहनत नहीं हुई। और जिस तरह से देखिए, ये बात सही है, जो जीता वो सिकंदर जी। आज उनकी सरकार है, बेहतर बनाए हैं, अच्छी परफॉर्मेंस की है। कांग्रेस भी अपने आप थपथपा सकती है कि हम भी पहले से बेहतर, लेकिन साफ कौन हुआ? साफ वहां के, जैसे भी प्रोफेसर साहब ने बताया कि क्षेत्रीय पार्टियां लगभग साफ हो गई है। तो ऐसे, लेकिन जम्मू कश्मीर में तो क्षेत्रीय पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कमाल कर दिया। 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हुए और कार्यकर्ता इतना जो है उत्साहजनक प्रदर्शन करता नजर आया। वहां की देखिए सिस्टम और वहां का जो वो है बिल्कुल दूर है कि आप जम्मू को अलग रखिए, कश्मीर को अलग रखिए। जम्मू में जो जीत हुई, जो एनसी ने जीता है, वो वास्तव में कांग्रेस को गिफ्ट किया है सीटें जी। वो कांग्रेस को गिफ्टेड सीटें हैं और वास्तव में वहां पे दोनों फादर और सन ने बहुत मेहनत की है तब ये आज, वरना पिछला चुनाव आप देखिए, पीडीपी वाला जब सरकार बनी थी बीजेपी के साथ, आज उस स्थिति में कांग्रेस है जी। अब सवाल ये उठता है कि वहां बीजेपी सिर्फ अपनी पीठ इस बात पे सब थपथपा सकती है, वही 370 ने खत्म किया, 35 से ये वो करती रहेगी, कोई नहीं कर पाया, हमने किया है। और ये मुसीबत मैं कह रहा हूं बढ़ेगी वहां की सरकार चलाने में। बाकी वहां की सरकार बननी तो तय ही है और दोनों लोग खुश, लेकिन ये मुसीबत थोड़ी कम होगी अगर पीडीपी गठबंधन में आ जाती है। मुसीबत कम केंद्र सरकार की तरफ से नहीं होने वाली। आप अगर एनडीए को देखें तो एनडीए से तो मजबूत सरकार बनेगी, लेकिन जब वो कोई राज्यपाल वहां बैठे हुए हैं और राज्यपाल क्या वही हरकत करेंगे जो दिल्ली में होता है जी। तो चीजों को थोड़ा सा अगर आप एक कदम आगे चलिए तो ये चीजें काफी बीजेपी और एनसी सबके लिए जो सरकार बनाते हैं, जो सरकार में शामिल होंगे। और अच्छा रहेगा कि जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि इंडिया गठबंधन को अगले चुनाव के लिए मिल के तैयार, बीजेपी भी बड़ा दिल दिखाए, जैसे यूपी आती है, बीजेपी आती है और कई क्षेत्रीय दलों को देती है, वैसे ही अब कांग्रेस को भी इस पद पे आना पड़ेगा। और मैनेजमेंट सबसे बड़ी मुसीबत है, राहुल गांधी का देश में आना। अब चॉइस नहीं है, कांग्रेस के पास विकल्प नहीं है। कांग्रेस को ये सोच लेना होगा, अगर वो सोचती है कि हरियाणा में स्थिति मजबूत है, हम अकेले ही 50+ सीट ला सकते हैं, तो आप देखिए कि नतीजे अब क्या करें। प्रोफेसर खालिद, मैं समझना चाहती हूँ कि राहुल गांधी की जो लीडरशिप है, हरियाणा ने एक बड़ा सवाल दाग दिया है इस पर। नहीं, देखो ऐसा है कि यहाँ पर भी, हरियाणा में भी राहुल गांधी कुछ कह रहे थे, हुड्डा कुछ कह रहे थे जी। अगर राहुल गांधी की बात मानी जाती तो इंडिया गठबंधन को सीटें डिस्ट्रीब्यूट करके वो एक कॉमन वो दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये जो जम्मू कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में एक पॉलिटिकल पार्टी को हम बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, वो है वहां का एलजी जी। और जो एलजी है वो अपने आप में एक बड़ी पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी बन चुका है और सबसे पहले तो नॉमिनेशन उसने करनी है, उसके थ्रू करवाई जानी है। उसके बाद जब भी कोई रेजोल्यूशन कोई पास होगा वहां की असेंबली में, उसको वीटो करना है और वहां की सरकार को पंगु बनाना है, फिर वहां पर राष्ट्रपति राज लागू करना है। वो एक नया सिलसिला शुरू होगा और जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टरशिप जो है वो बहुत ही मुश्किल स्थिति में है और उसको जो है बीजेपी कोशिश करेगी कि जिस तरह से 10 साल से हमारी डायरेक्ट सरकार चल रही है, अब इनडायरेक्टली हम ही चलाएं और जम्मू कश्मीर का सीएम सिर्फ एक मेयर की तरह बोल करके रह जाए जी। खालिद सर, मैं समझना चाहूंगी कि अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के लिए इन नतीजों को आप कैसे देख पा रहे, कितना असर इन दोनों प्रदेशों में देखने को मिल सकता है? देखो ऐसा है कि अगर हरियाणा का इलेक्शन अपेक्षित रूप में होता तो एक डिफरेंट इशू था, लेकिन अब बीजेपी महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी अपनी इस जीत को भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। बेशक वहां पर परिस्थितियां और हैं, सिचुएशंस और हैं, मुद्दे और हैं, लेकिन जीत होती है और जीत का भी एक डोमिनो इफेक्ट होता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, समय समाप्त हो गया। खालिद सर आपका भी, मुकुल सर आपका भी कि आपने समय दिया और यश आपका भी कि आपने समय दिया। चुनाव विशेष कार्यक्रम के साथ जुड़े और कौन बनेगा सीएम, दोनों प्रदेशों में ये तय हो गया है। नायब सिंह सैनी हरियाणा में मुख्यमंत्री की कुर्सी सामने जा रहे हैं और वहीं उमर अब्दुल्ला भी जम्मू कश्मीर में जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस बात की भविष्यवाणी फारूक अब्दुल्ला, उनके ही पिता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया ने कर दिया है। फिलहाल इतना ही, लगातार जुड़े रहिए आप जस्ट टीवी पर। धन्यवाद।